बाप और बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फख्र में मैं आप सबको एक दफा फिर खुश आमदीद कहता हूं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा फख्र प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे सितारों से कराते हैं, ऐसे गुमनाम होनहार तालिब इल्मों से कराते हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में और हमारी कौम का नाम फख्र से बुलंद किया है, जिन्होंने अपने टैलेंट, अपने हुनर और अपनी तलीम के बलबूते पर कामयाबी से हमकिनार हुए हैं और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने MBBS डॉक्टर बहुत सारे देखे होंगे, उनसे मुलाकात की होगी, आपने इंसानों का इलाज करने वाले बहुत सारे डॉक्टर से मिले होंगे, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी होनहार डॉक्टर से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने वेटनरी में PhD की हुई है, मेडिसिन में, और वो अपनी खिदमत को बड़े ही जज्बे के साथ और खुश असलूबी के साथ जारी रखे हुए हैं। नाजरीन, वेटनरी से मुराद जानवरों का इलाज करना है। जैसे हम इंसान बीमार हो जाते हैं, हमें बुखार होता है, नज़ला जुकाम होता है, किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं ताकि हमारा वक्त पर ट्रीटमेंट हो सके और हम बच सकें। बिल्कुल इसी तरह जब खुदा ने इस कायनात को खलक किया तो खुदा ने इस कायनात में जानवरों को भी खलक किया। खुदा ने चरिंद, परिंद, आसमान पर उड़ने वाले परिंदों को और समंदर के अंदर तमाम जो जानवर हैं उनको खलक किया, तो उनका भी इलाज होता है, उनकी भी केयर होती है, उनकी भी एहतियात की जाती है, उनकी भी जिंदगियों को बचाने का जो है वो काम सर अंजाम दिया जाता है, उनकी भी खिदमत की जाती है। तो आज एक बहुत ही बहादुर बेटी डॉक्टर एवलीन सबा हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगी। तो आए हम सबसे पहले उनकी जिंदगी पर एक खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने डॉक्टर एवलीन सबा की जिंदगी पर एक खूबसूरत रिपोर्ट देखी। तो अभी डॉक्टर साहिबा मेरे साथ आवे मारिया स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर एवलीन, मैं आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फरियाद भाई, आपका और मेरी तरफ से सबको सलाम एंड गुड मॉर्निंग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और बिशप जोसेफ अरशद और फादर एंथनी इलियास की कि उनकी वजह से और आपकी वजह से कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और दावत किया इस प्रोग्राम पे कि मैं बता सकूं कि मसीही होने के नाते मैंने अपनी इस फील्ड में जो कि जानवरों से रिलेटेड है, वेटनरी मेडिसिन, उसमें मैंने अभी तक क्या क्या कुछ अचीव कर लिया है और उसमें हम लोग की क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं या उसमें हम लोग किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं इंसानी डॉक्टर होने के अलावा। थैंक यू डॉक्टर एवलीन, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि आपका ताल्लुक जो है किस फैमिली से है। जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पापा जो है कर्नल विलियम, वो उन्होंने आर्मी में अपनी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने फैमिली मेंबर्स हैं और उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। हम लोग 4 हैं, मेरे घर में हम लोग 4 लोग हैं। मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, भाई और मैं। मेरे फादर, जैसे कि आपने अभी उनका थोड़ा सा बताया है, वो आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम जॉन।
मेरी मदर शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो हाउस वाइफ हैं, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी हाईली एजुकेटेड। मेरा भाई ही इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नस्ट से उसने ग्रेजुएशन की थी और अब वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। एंड फाइनली मी, मैं आई एम अ वेटनरी डॉक्टर प्लस आई एम ऑल्सो PhD इन वेटनरी मेडिसिन। मैंने PhD की है साउथ कोरिया से वेटनरी मेडिसिन में। वेटनरी मेडिसिन। और नाज़रीन, ये हमारा फ़ख्र है डॉक्टर सबा, एवलिन सबा, जिन्होंने वेटनरी में PhD की जो है डिग्री हासिल किया। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस लेवल तक जो है अभी हमारे मसीही, हमारे क्रिश्चियन बहन भाई जो है वो तरक्की कर रहे हैं। और यकीनन ये खुदा की बरकत और खुदा की ब्लेसिंग है कि खुदा ने इनको जो है इस मकाम तक लेकर आए हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपने PhD की है वेटनरी मेडिसिन में, और हमारे नाजरीन को बताएं कि वो लोग जिन्होंने घरों में बहुत सारे जानवर रखे होते हैं और वो शौक से रख तो लेते हैं, लेकिन वो जो है उनकी अच्छी तरह केयर नहीं कर पाते। इससे पहले कि हम इन बातों की तरफ बढ़ें, तो आपको ये शौक किस तरह पैदा हुआ एज अ फीमेल, क्योंकि जानवरों को छूना, उनसे डर नहीं लगता, ये किस तरह आप इस फील्ड में आ गए? एक्चुअली मैंने FSC जब की थी काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर्स के साथ, काफ़ी अच्छे मेरे उसमें नंबर आए थे। तो मेरा शुरू से एक एम था कि मैंने आर्मी डॉक्टर ही बनना है। यानी जिस तरह मेरे फादर आर्मी में है, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा रुझान उस तरफ था कि मैं बनूंगी। और इसके अलावा मुझे किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट मुझे नहीं वहाँ से करना। तो मैंने वो सारे टेस्ट्स दिए, एंट्री टेस्ट्स थे होते उस वक़्त, और सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन खुदा की मर्जी थी तो मेरा वहाँ पे नहीं हो सका। लेकिन गवर्नमेंट में मेरा हो गया। लेकिन मेरा यही था कि मुझे आर्मी की ही बनना है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मैं फिर काफ़ी ज़्यादा बददिल हो गई थी इस बात से। तो फिर उन्होंने मैंने कहा कि पहले तो मैंने ये कहा कि मैंने आगे पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया कि नहीं। तो फिर मैंने कहा मैं BSc कर लेती हूँ। तो हम लोग फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गए जब ये एडमिशन्स का सीज़न ऑन होता है। जी जी। तो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ से प्रोस्पेक्टस ले रहे, जो कि एक यूजुअल यानी ऐसे ही होता है। हाँ जी। तो हम लोग एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में भी गए, क्योंकि साइंसेज में मैं शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे ये था कि चले एनवायरमेंटल साइंस में मैं कर लेती हूँ बैचलर्स। तो हम बेसिकली उसके बारे में पता करने गए एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ पर जो एडमिशन्स के लिए उन्होंने डेस्क्स रखे थे, तो वहाँ पर बैचलर्स के साथ DVM यानी डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, जो मेरी बैचलर्स डिग्री है, उसका डिपार्टमेंट का डेस्क भी लगा हुआ था। तो मेरे फादर और मैं गए थे, तो उन्होंने वैसे ही उनसे जस्ट जनरली उनसे इंफॉर्मेशन ली कि ये कौन सी डिग्री है। तो उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन है। तो इमीडिएटली मेरे जो फादर हैं उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि वो आर्मी में उस वक्त थे, इन सर्विस थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारी, क्योंकि आर्मी में RVFC रिमोट वेटनरी फार्म्स कोर, ये पूरी वेटनरी की कोर है, जिसके अंदर हॉर्सेस आते हैं, फार्म्स आते हैं हम लोगों के, हर तरह के काउस, बफलोज और छोटे एनिमल्स के। ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि माउंटेनस जो रीजन्स हैं वहां पर मोस्टली एनिमल्स के थ्रू वो होती है, काम उधर चलते हैं, क्योंकि वहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती। तो उनको इमीडिएटली क्लिक हुआ कि ये भी एक काफी अच्छी फील्ड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसका भी ले लो, इसका भी तुम प्रोस्पेक्टस ले लो, हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। तो उस वक्त क्योंकि मेरी कुछ सिचुएशन वो मेरे से काफी ज्यादा लोग रिलेट कर सकते हैं कि काफी बददिल सी थी, मैंने कहा चले ठीक है कर देते हैं। तो मैंने दे दिया, उसका एंट्री टेस्ट था हमारे यूनिवर्सिटी में एरिड एग्रीकल्चर में। तो मैंने DVM के लिए भी टेस्ट दे दिया। तो तकरीबन 1 वीक के बाद मुझे उनकी कॉल आई कि उसमें मैंने टॉप किया था। तो फिर उस वक्त क्योंकि मैं अभी भी उस फेज में थी कि मेरा उधर क्यों नहीं हुआ, मेरे सारे टेस्ट भी क्लियर हो गए आर्मी में।
تو میں نے پتہ ہی نہیں کیا. تو میرے فادر کی کال آئی, وہ اس وقت پشاور میں پوسٹڈ تھے, تو ان کی کال آئی کہ تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہ کیا بنا ہے. تو ہم نے کہا نہیں پتہ کیا. تو پھر ان کو جب کال کی تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کے تو ایڈمیشن فی جمع کرا دیں, آپ کا نمبر ٹاپ پہ آیا ہے. تو امیڈیٹلی ہم لوگ, میں اور میری مدر, ہم لوگ یونیورسٹی گئے, ہم لوگوں نے ایڈمیشن فی جمع کرائی, اور اس طریقے سے یعنی میں نے ڈی وی ایم اسٹارٹ کر دیا. یعنی یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ حادثاتی طور پر جو ہے یہ اس فیلڈ میں آئے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ناظرین ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کرنا کچھ اور چاہتے ہیں, لیکن شاید خدا کی مرضی جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, خدا ہم سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلڈ جو ہے جانوروں کا علاج کرنا, یہ بالکل ایک یونیک اور فرق ہے. ہمارے معاشرے میں ہمارے جانوروں کو اس طرح کیئر نہیں کی جاتی, پاکستان میں اس طرح ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی, ان سے اس طرح محبت نہیں کی جاتی جس طرح یہ محبت کے مستحق ہیں. اور آپ نے اس فیلڈ کو چنا ہے, اور ابھی خدا نے آپ کو نہ صرف آپ نے اس میں ڈاکٹر بنے بلکہ آپ نے پی ایچ ڈی تک جو ہے اسٹڈی مکمل کیا. تو ابھی آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس فیلڈ سے؟ ہاں جی, میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں. بلکہ میری مدر ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں جس سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے. مطلب اس ٹائم پہ جب میں پڑھ رہی تھی کہ اگر تمہارا ایم بی بی ایس میں نہیں ہوا اور آرمی میں جو کہ تم چاہتی تھی, تو شاید وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا. تمہارے لیے یہی ٹھیک تھا جو خدا نے مقرر کیا تھا. اور میرے ساتھ ایسے ہوا کہ ہم لوگوں کے 5 سال ہوتے ہیں جیسے ایم بی بی ایس کے 5 سال ہوتے ہیں, ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کے بھی 5 سال ہوتے ہیں, اور 10 سیمیسٹرز ہوتے ہیں, یعنی سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے. تو میں نے فرسٹ سیمیسٹر ٹاپ کیا, پھر فرسٹ سے لے کے پورے 10 سیمیسٹر میں نے ٹاپ کیا. ویری گڈ. تو مجھے میری مدر یہ کہتی تھی کہ ہو سکتا ہے اگر تم ایم بی بی ایس میں ہوتی شاید تم اتنی بریلینٹ نہ ہوتی, تو لیکن اب تم اس فیلڈ میں آئی ہو. اور جب میں اس فیلڈ میں آئی تو پھر مجھے یہ بات پتہ چلی کہ جس کو ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں نوبل پروفیشن. نوبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تو بتا سکتا ہے کہ مجھے یہاں درد ہے, اب مجھے ایسے ہو رہا ہے, اب میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. جانور نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو وہ بیچارہ بس بیٹھا ہوگا لیزی سا, مطلب ایسے بالکل لو انرجی میں بیٹھا ہوگا, وہ ہم نے آگے سے اس کو دیکھ کے بتانا ہے اس کو کیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ یہ ایکسپیرینس آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی خدا نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ کسی بے زبان کا علاج کریں. اور اس کے علاوہ یہ تو ایک بات ہے, دوسری بات کہ ہم لوگ پولٹری بھی ہماری ہی فیلڈ ہے, یعنی چکنز وغیرہ. تو مطلب آپ کہہ لیں دودھ, انڈے, یہ ساری چیزیں یہ ہماری ہی فیلڈ ہے. آپ کی فیلڈ, یہ ہماری فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. انسانوں کے لیے بھی جو کیا کہتے ہیں فائدہ مند ہے. بالکل, یہ انسانوں کے لیے یہ دودھ, دہی اور یہ چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ پروٹین یا جو طاقت آتی ہیں, تو ان جانوروں کو ٹھیک رکھنا, ان کی مینجمنٹ کرنا, ان کا علاج کرنا, وہ سارا ہم لوگوں کا کام ہے. اور بالکل ناظرین, اگر جانور صحت مند ہوں گے اور ان سے جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں جیسے دودھ ہے, دہی ہے, اور اس سے آگے بننے والی دوسری پروڈکٹس ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوں گی. تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی کا جو سفر ہے, جو آپ کا ایجوکیشن یا تعلیمی جو سفر ہے, یہ کیسا رہا؟ کہاں کہاں سے آپ نے تربیت حاصل کی اور پھر پی ایچ ڈی تک پہنچے؟ جیسا کہ آپ کو ہم نے ذکر کیا میرے فادر کا کہ وہ فورسز میں تھے, تو ہم لوگوں کی ہر دوسرے سال یا ہر 2.5 سال بعد یا ایون ہر 1.5 سال بعد ہماری سٹی چینج ہوتا رہتا تھا, ہمارا شہر چینج ہوتا رہتا تھا, ہماری پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی. تو اس کے مطلب اس بات کے لیے ہم لوگوں کی کوئی ایک اسکول نہیں تھا. تو میں اور میرا جو بھائی ہے ہم لوگوں نے بہت سارے اسکول چینج کیے, لیکن نرسری سے لے کے ایف ایس سی تک میری اسکولنگ آرمی پبلک اسکول کی ہے. ہاں جی, آرمی پبلک اسکول میں ہر جگہ جس شہر میں جاتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو یہ آسان ہوتا تھا کہ جب آپ فار ایگزامپل اگر آپ جیلم سے پنڈی میں آئے تو اس طرح آ کے شفٹ کرنا اور پھر ایک اسکول کا ماحول تبدیل ہو جانا اور پھر اس میں دوبارہ ایڈجسٹ ہونا, تو یہ آسان تھا؟ آسان تو نہیں تھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہمارے
दोस्त या सहेलियां हम लोगों की बनना शुरू होती थी, तो तब हमारा टाइम हो जाता था कि अब हमने ट्रांसफर हो जाना है, अब हमने दूसरे शहर चले जाना है। लेकिन ये था कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं उनका पूरे पाकिस्तान में एक ही पैटर्न है। अच्छा, एक ही पैटर्न मीन्स के वही सिलेबस है, वो उस जगह पर ही है जहां पर वो दूसरा स्कूल था, तो एडजस्ट होने में इतना मुश्किल नहीं होता। हम मेंटली और इमोशनली तौर पे थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली, हाँ जी, जी, दोस्त, नया माहौल और एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, हाँ जी, तो इसलिए आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, तो पीएचडी आपने कहाँ से की है? अपनी ये डॉक्टर की आपने ग्रेजुएशन तो यहाँ से की पिंडी से, उसके बाद पीएचडी का सफर जो है? मेरा जो आप कह लें पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग कहते हैं ना इन डिग्रीज को, जी जी, तो उसका सफर मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ कि जैसे मैंने बताया कि डीवीएम के पूरे 5 साल मैंने टॉप किया, मतलब मैं टॉपर थी, मुझे मेरा गोल्ड मेडल है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन में जी। तो यहाँ से मैं आपको कट करूंगा, तो ये हमारा फख्र है नाज़रीन, ये हमारी मसीहत का फख्र है। देखें हमारे बेटे और बेटियां अभी किस फील्ड की तरफ जा रहे हैं, अभी किस रुझान की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके इरादे अच्छे हों, आप मेहनत करने वाले हों और आपकी तवज्जो जो है मुकम्मल तौर पर पढ़ाई लिखाई की तरफ हो, तो आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। और अभी ये चौथा इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ और इनमें फीमेल है हमारी नौजवान बेटियां जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और ये चौथी डॉक्टर साहिबा हैं डॉक्टर एवलिन जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आप बताएं फिर पीएचडी तक कैसे पहुंचे? हाँ जी, तो जब मेरा इसमें मैं टॉपर थी, मेरा गोल्ड मेडल था, तो हम लोगों के डिपार्टमेंट के इधर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो मेरे सीनियर टीचर्स थे, उनमें से एक ने मेरा नाम रिकमेंड किया साउथ कोरिया के लिए। उस वक्त स्कॉलरशिप्स आई हुई थी, तो उन्होंने जस्ट मुझसे कहा कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो जरूर जाके बाहर पढ़ेंगे। तो उन्होंने मेरा जो डेटा था वो बाहर भेज दिया, क्योंकि उनकी डिमांड थी साउथ कोरियंस की कि अच्छे यानी ब्रिलियंट लोग, हाँ जी, हमें चाहिए। तो उन्होंने मेरा डेटा वहां पर भेज दिया, और इन द मीन टाइम मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस लाहौर, जिसको घोड़ा अस्पताल भी कहा जाता है, जी। तो वहां पर भी मैंने एमएस के लिए अप्लाई कर दिया था सर्जरी में। तो वहां पर भी मैं जाके एडमिशन टेस्ट जो है वो भी मैं दे आई थी। वहां पर भी खुदा का शुक्र है कि मेरा नाम उधर भी टॉप पे ही था लिस्ट में, क्योंकि सर्जरी में मैं अच्छी थी। तो लेकिन जिस वक्त उनका रिजल्ट आया और कोरिया का सेम टाइम, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये बेहतर है कि तुम बाहर से डिग्री कर लो। तो फिर मैं बाहर चली गई, तो वहां से फिर मैंने वेटनरी फिजियोलॉजी में एमएस और पीएचडी वहां से मैंने मुकम्मल की, और उसके बाद मैं पाकिस्तान में वापस आई, और जैसे ही मैं वापस आई उसके 3 से 4 माह के बाद मेरी अपनी ही यूनिवर्सिटी में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरी स्केल 19 पे असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई। तो अभी आप वहीं पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो काम करें। तो नाज़रीन, ये बहुत ही खूबसूरत गवाही है कि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने एक क्या कहते हैं अचानक अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज किया, उसी यूनिवर्सिटी से तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद उसी यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी के लिए बाहर जो है स्कॉलरशिप पर भेजा, और उसी यूनिवर्सिटी में अभी वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और डॉक्टरों जो जानवर हैं उनका इलाज कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर एवलिन सबा हमारे लिए एक नमूना है, और अगर आप अपने आप को अपनी फील्ड के साथ जो भी आप चूज कर लेते हैं, अगर उसमें आप मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। और कलाम में भी लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरी राहों को हमवार करेगा, खुदा तुम्हारे दिल की मुरादों को जो है वो पूरा करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी सारी तरबियत में ना, इस सारे अमल में आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है, उनका क्या किरदार था? मेरे पेरेंट्स का बुनियादी किरदार था, और मैं तो हर किसी को यही कहती हूँ
कि अगर वो ना होते तो मैं आज यहाँ ना होती, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। स्पेशली जो मेरे फादर हैं उन्होंने डेफिनेटली मुझे प्रोफेशन वाइज गाइड किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरी बैक पे मेरी मदर हैं, हमेशा उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज में मेरा साथ दिया, तमीज सिखाई, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अब ऐसे करना है अब ऐसे नहीं करना है। और इसके अलावा जब मैं बाहर चली गई तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया वो मेरी मदर ने किया हर वक्त, क्योंकि मेरे लिए एक नया एनवायरनमेंट था। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ताकत दी दुआ से, अपने अल्फाज से कि तुम अब इस फील्ड में हो और ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तो तुम इसमें जो भी मुश्किलात जो भी चीजें आती हैं वो एक इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है, उसके बिना आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो हमेशा उन्होंने मेरी बैक पे बहुत स्ट्रांग, मेरी जो मदर है वो बहुत स्ट्रांग, मेरी जो बैक है उनकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है यीशु बिन सराह की किताब उसके 3 बाब में, डॉक्टर साहब ये आपके लिए भी है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने बाप की इज्जत कर तो हर रोज तेरे गुनाह जो है वो माफ किए जाएंगे और हर रोज तेरी दुआ जो है वो कबूल की जाएगी। जब हम अपने वालिद की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और इसी तरह माँ के लिए भी लिखा है कि तू अपनी माँ की इज्जत कर तो तू उसकी मानिंद होगा जो खजानों का जखीरा रखने वाले होते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में चौथा हुक्म भी है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। तो नाजरीन, आप जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, आप जितना मर्जी तरक्की कर जाएं, जितने मर्जी आप ऊंचे मकाम पर हों, लेकिन आप अपने वालिदैन के लिए हमेशा बच्चों की तरह होते हैं। और वालिदैन की अच्छी तरबियत ही आपकी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, आपकी ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ लेकर जाती हैं। और अगर अच्छे वालिदैन हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदानों में वो अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से पूरा करते हैं तो ऐसी हज़ारों डॉक्टर जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर साहबा, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वेटनरी का क्या स्कोप है, इसका क्या फ्यूचर है और इसको किस निगाह से देखा जाता है? अगर मैं बात करूं, आप कह लें कि आज से 10 या 15 साल पहले की, तो उसमें तो एज अ फीमेल, अगर मैं कहूं एज अ लड़की, अगर मैं कहूं तो वो बड़ा ही इसको आप कह लें कि अच्छा समझा नहीं जाता था कि वो कहते थे कि लड़कियां हैं वो कैसे जाएंगी, इतने बड़े बड़े वो क्या नाम है, गाय भैंसे इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, घोड़े इतने बड़े बड़े, ये कैसे करेंगे, वो तो उनको एक टांग मारेंगे और ये गिर जाएंगी। ये बहुत चैलेंज है। मैं तो सुन के आराम था कि आपने ये फील्ड कैसे। हाँ जी, लेकिन ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया अवेयरनेस लोगों में आती रही कि जरूरी नहीं है कि वो हमें टांग ही मारेंगे। जैसे बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं कि पहले हम जो जानवर होता है उसको हम पहले एक जगह पे उसको फिक्स करते हैं, यानी वो हमें कोई टांग नहीं मारेगा, वो हमें नहीं काटेगा, और फिर हम उसकी आगे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हम देखें तो बेतहाशा गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि वीओ मींस वेटनरी ऑफिसर, वहां से स्टार्ट होती हैं, वो स्केल 17 है। तो वहां पर बहुत सारी सीट्स आती हैं, फीमेल का कोटा अलग होता है, माइनॉरिटी का कोटा अलग होता है। और मैंने खुद भी ट्राई किया था वीओ के लिए और मेरा हो भी गया था, लेकिन फिर मैं बाहर चली गई थी स्टडीज के लिए। तो गवर्नमेंट में तो बेतहाशा जॉब्स हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में भी हैं, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, वेटनरी क्लिनिक अपना बना सकते हैं, आप लैब्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों की पढ़ाई का हिस्सा हैं। और जी जारी रखें। और इसके अलावा आप अपना फार्म बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं कि जानवरों को मैनेज किस तरह करना है, उनको किस तरह से हम उनको, हाँ जी, देखभाल उनकी हम कैसे करते हैं, हम उनको आगे कैसे चला सकते हैं। तो इसके इतने सारी, इसके अलावा आप आगे पढ़ सकते हैं जैसे मैंने किया। और मैं समझते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेस भी आप रन कर सकते हैं पाकिस्तान में। अगर आप बफलो जो है, भैंस जो है, हाँ जी, उसका फार्म बनाते हैं, जो मुर्गियों का फार्म बनाते हैं,
اور یہ آپ کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ خدمت کے ساتھ ساتھ ایک بزنس بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو کون سے جانور پسند ہیں؟ جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ کو کون سا جانور جو ہے وہ زیادہ اچھا لگا ہے؟ مجھے گھوڑے، ہارسز اور بکریاں، یہ دو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. مجھے اس کا میرا خیال ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میرے فادر سروس میں تھے تو ہم لوگ یہ فارمز وغیرہ وزٹ کرتے تو وہ زیادہ تر گھوڑوں کے فارمز ہوتے تھے. تو وہ مجھے بہت ایک خدا نے بے تحاشا خوبصورت جس کو ہم کہیں نا جانور بنایا جو کہ گھوڑا ہے. تو اور وہ مطلب کہ وہ بہت خوبصورت اور بڑا وہ مجھے ہاں جی اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. شاہی سواری. ہاں جی تو ایک وہ اور پھر بکریاں مجھے ویسے پسند ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو ہم پکچرز دیکھتے ہیں یا ویسے ہم تصویریں دیکھتے ہیں اس میں بھیڑیں اور بکریاں تھی تو مجھے وہ ایز آپ کہہ لیں ریلیجیس وائز مجھے ہاں جی مجھے وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں جو بکریاں ہوتی ہیں. ویسے بھی وہ بالکل بے ضرر سی. اچھا بکری کا جو دودھ ہے اس کے کیا فائدے ہیں؟ بکری کے دودھ کے میں کہوں گی کہ بھیڑ یا بکری ہاں جی بکری کا جو دودھ ہے یعنی ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بکری کا دودھ جو بڑا جانور ہے جیسے بھینس یا جو ہے یہ گائے اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی اور کیونکہ اس میں ہم لوگ اپنی وہ اس میں کیمیکل ٹرمز میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پروٹین فیٹ یا کاربوہائیڈریٹس جو بکری کا دودھ ہے اس میں زیادہ بہتر پائے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو بڑے جانور کا دودھ. تو آج کل پاکستان میں یہ رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کہ لوگوں نے گھروں میں ڈاگس رکھے ہوئے ہیں، کیٹس رکھی ہوئی ہیں، پیرٹس رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اور کسی نے شیر پالنے کا شوق ہے تو کوئی ٹائیگرز کسی نے رکھے ہوئے ہیں اور بھی مگرمچھ بھی کئی لوگوں نے پالے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کون سے جانور ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں پال سکتے ہیں اور جو انسان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیں جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ شیر رکھا ہوا ہے یا مگرمچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے لیکن ہم جب اپنی سائنس میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ گھریلو جانور جن کو ہم پیٹس کہتے ہیں اور ایک کہتے ہیں وائلڈ اینیملز جنگلی جانور جن کو کہتے ہیں. یہ مگرمچھ شیر یہ جنگلی جانوروں میں ان کو جنگلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جنگل ان کا جو ہے وہ ان کا فطرتی رہنے کی جگہ ہے. اگر آپ ان کو گھروں میں رکھیں گے تو وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ضرور اٹیک کریں گے کیونکہ آپ ان کو ان کی جو فطرت سے آپ ان کو باہر نکال رہے ہیں. تو گھروں میں بہتر جو جانور ہیں وہ پرندے آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کتے رکھ سکتے ہیں، آپ بلیاں رکھ سکتے ہیں. لیکن اتنا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر گھر کے کسی بھی فرد کو کوئی جلد سے یا سکن سے کوئی الرجی یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے پھر آپ نہ رکھیں کیونکہ اس سے وہ چیز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. بالکل میرا نیکسٹ کویسچن یہی ہونا تھا کہ یہ جو پیٹس یہ جو پرندے رکھتے ہیں ہم جیسے یہ برڈز یہ آسٹریلیا تو ان سے کچھ ایسی کیا نکلتا ہے جو جن کو جیسے سانس کا مسئلہ ہے یا کچھ اس طرح تو وہ الرجی ہوتی ہے؟ اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا پیٹس جیسے کتا بلی یا آپ کہہ لیں برڈز تو ان کے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی نسل ان کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بال ان کے جھڑتے ہیں. جب وہ جھڑتے ہیں تو وہ ہوا میں آ جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سینسیٹیو زیادہ وہ کیا نام ہے نازک مزاج ہوتے ہیں ان کے وہ ناک کے ذریعے اندر باڈی کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کر وہ الرجی ریئیکشن جو ہے وہ کاز کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ تھوڑا محتاط رہیں اور ویسے تو بہترین ہے ان کو گھر میں رکھنا. ہاں جی اور میں مشورہ دینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کی اجازت سے کہ اگر آپ کو پیٹس پالنے کا شوق ہے تو اپنے گھر بڑے رکھیں. اگر آپ کا گھر بڑا ہے کھلا ہے کشادہ ہے اور ان کے لیے ایک الگ سے جگہ آپ نے مخصوص کی ہوئی ہے تو آپ لازمی رکھیں. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کئیوں نے ڈاگز رکھے ہوئے ہیں بڑے پیارے پیارے خوبصورت لیکن وہ ڈاگز آپ گھر پہ جاتے ہیں وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں صوفوں کے اوپر بیڈ کے اوپر کبھی کبھی کھانے والی چیزوں کے اوپر بھی. تو اس سے کیا انسانوں میں کوئی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ان سے جانوروں سے کوئی ایسی بیماری جو انسانوں کو لگے؟
यही आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब भी आपको जानवर रखना है तो आपने उसको ये समझना है कि ये भी घर का एक फर्द है। सही ये जानवर तो है लेकिन ये भी एक, तो जैसे हम घर के हर फर्द की जरूरत का ख्याल रखते हैं कि उनका अलग कमरा होता है, उनका खाना होता है, उनके टाइमिंग्स होते हैं, इसी तरह जानवर के भी होते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ना रखें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है कि आप बेज़बान के साथ बुरा सलूक करेंगे। हाँ जी। दूसरा ये कि जो आजकल का रिवाज है या आजकल की जैसे इकोनॉमिक हमारी सिचुएशन है कि इतने लोग अफोर्ड नहीं कर सकते घर, तो जानवर उनको लेकिन शौक होता है वो रख लेते हैं। तो लेकिन फिर ये है कि वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपने जानवर की ट्रेनिंग अच्छी की, ट्रेनिंग का मतलब है कि आपने उसको बताया कि उसने सोफे पे नहीं चढ़ना या उसने पलंग पे नहीं चढ़ना, तो वो नहीं चढ़ेगा। तो इसके लिए भी वही बात जरूरी है कि आपने उसकी जरूरत का ख्याल रखना है, आपने उसको ट्रेन करना है कि ये ना करे, तो फिर वो नहीं करता। अच्छा, तो इंसानों की निस्बत जानवरों में सीखने का अमल जो है ये कितना ज्यादा होता है? क्योंकि मैंने देखा अगर उसको किसी नाम से पुकारा जाए और उसको किसी चीज से मना किया तो वो मना हो जाते हैं, तो उनमें सीखने का अमल कितना होता है? जानवर जो होते हैं ना, मतलब हम लोग क्योंकि रिसर्चर्स हैं तो हम लोग स्टडी करते हैं इस बात को कि जानवर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो इमोशनल चेंजेस होते हैं या जो आप उनको आदत डालते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप की तबीयत ठीक नहीं है या किसी वजह से आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे, तो जानवर उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जानवरों में जो लर्निंग का आप कह रहे हैं ना कि प्रोसेस है, जो उसका एक अमल है, वो बहुत जल्दी ही उसको कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उनको वही आदत हो जाती है जो आप उसको डालते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज जरूर लिखिएगा, तो इस मौजू के ऊपर हम फिर भी दोबारा प्रोग्राम कोई कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने घरों में पेट्स रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं और उनको शौक है कि वो उनको पालें, और कुछ लोगों ने ये बिजनेस भी शुरू किया हुआ है कि वो डॉग्स रखते हैं फिर उनकी केयर करके उनको बेचते हैं, इसी तरह पेट्स भी हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं ताकि हम इस नशिस्त को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये काफ़ी बातें और पूरी दुनिया में, यूरोप में, पाकिस्तान में, अभी तो हर जगह पर लोग देखा देखी इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी अवेयरनेस भी आ रही है। तो आपको आपकी क्या कहते हैं कि मसीही तालिब इल्म अक्सर इस चीज़ का इजहार करते हैं कि जनाब हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके नहीं है, वो कभी कभी मैट्रिक से, कभी कभी एफए से या ग्रेजुएशन के बाद नाउमीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप फील्ड में आपने पाकिस्तान से ये ग्रेजुएशन की, फिर बाहर स्टडी करके हैं। तो आपको क्या लगता है ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, और अगर हैं तो हम किस तरह इनको दूर करके आगे बढ़ सकते हैं? जी, ये काफ़ी कंसर्निंग है, सवाल है। मैंने खुद भी देखा है कि जब हम लोगों के जो बच्चे, स्पेशली अगर आप कहें कि मसीही जो हम लोग जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, हम लोग बस थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं हमें मौका नहीं मिला। देखें, मेरी मदर कहती हैं कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है, आप जैसे भी हैं, आप बिलो एवरेज हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आप लगे रहें, ठीक है। एक इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा बात आती है ओनरशिप की। ओनरशिप का मतलब होता है कि एक चीज मेरी है। अब ओनरशिप किस चीज की है? हमारे मुल्क की है। बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये बात पहले है, मैं मसीही बाद में हूँ। बिल्कुल, ये मेरा मुल्क है। जब मैं इस मुल्क को अपना समझूंगी तो ही मैं इसमें रहूंगी, इसकी सफरिंग बर्दाश्त करूंगी और आगे निकलूंगी। अगर मैंने ये समझ लिया या मेरे दिमाग में ये बात है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं रखा, यहाँ पर तो मेरे साथ ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, फलाने ने मुझे ये कह दिया, तो ऐसा नहीं चलता। ये मुल्क मेरा भी उतना है जितना और किसी कम्युनिटी का है। बिल्कुल, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लेंगे कि ये मेरा मुल्क है, मैंने यहीं पर मेहनत करनी है, तो फिर आप लाजमी उस चीज के लिए मेहनत करेंगे और आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा खुदा देता है। बिल्कुल है। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप नहीं करते और आप सिर्फ बातें करते हैं, फिर नहीं होती चीजें। और ये बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहिबा ने कि जैसे हम अपने घर में किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं, अगर गरीब है,
और अगर ज़रूरतमंद हैं तो हम उन चैलेंजेस में रहते हुए, तो इसी तरह जब तक हम पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझेंगे, अपनी सरजमीन नहीं समझेंगे और इसकी तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क भी हमें हमारा हक नहीं देगा। और अपना हक हासिल करने के लिए हमें उस मकाम तक पहुंचना है जिस मकाम तक हम सोचते हैं कि ये मेरा मकाम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें अच्छी तरबियत की जरूरत है, आला तालीम की जरूरत है। अगर आप हुनरमंद है तो आला से आला हुनर सीखें और किसी भी फील्ड में बेशक आप हों, मेरी गुजारिश है कि आप अपने आप को उसमें मास्टर बनाएं, यानी उसमें उस प्रोफेशन के मुताबिक अपने आप को ढालें, सीखें, और फिर आप जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। ये हमारा चैलेंज है। और मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यू किए हैं उन सब से मैंने ये सीखा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल की है, अपने उस एम को, मोटिव को जो है सामने रखते हुए मुसलसल आगे बढ़ते रहे। जैसे अभी आपने कहा कि लगे रहना है, तो हमें हर काम को, अपनी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए लगे रहना है, काम करते रहना है, अपनी मेहनत को जारी रखना है, तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। डॉक्टर एवलिन सबा इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने है। बेशक उनके वालिदैन की पीछे सपोर्ट थी, उनको फाइनेंशियली इतने मसाइल नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी में पढ़ाई को अव्वलीन दर्जा दिया ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो सके। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी आपकी बात से ही, कि मैं जब पढ़ती थी, मतलब मैं और मेरा भाई हम दोनों, तो लोग हमें यही कहते थे कि तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, तुम लोगों का बाप अफसर है, तुम लोगों को क्या पता कि ये कैसी मुश्किलात होती हैं या ये किस तरीके की चीजें होती हैं। तो मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि ठीक है, मेरे फादर अफसर हैं, लेकिन मेरे फादर भी सेल्फ मेड हैं, वो भी कोई जद्दी पुश्ती, हम लोग अमीर लोग नहीं हैं, हम भी मेहनत ही करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं आपको ये गवाही देती हूँ, मैं कस्में वगैरह मैं नहीं खाती कभी भी, लेकिन मैं आज जहां तक मैं आज यहाँ तक जो मैं पहुंची हूँ, ये सिर्फ मेहनत है। मतलब मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है कि मैं फंक्शंस पे नहीं जाती थी, मैं शादियों पे नहीं जाती थी, हर वक्त बस पढ़ना, पढ़ाई करना, ना कोई मैंने इधर उधर अपना, ना मैंने ना मेरे भाई ने, हमने अपना ध्यान यहाँ वहाँ आगे पीछे हमने कहीं पर भी नहीं लगाया, सिर्फ हमने पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाया। और आज उसका समर है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो मुझे ये चीजें वो आप कह लें खानदानी नहीं मिली, ये हमने मेहनत से ही हासिल की हैं और हमने वो सारे स्टेप्स देखे हैं, वो सारी चीजें हमने भी सुनी हैं, बर्दाश्त की हैं जो हमें यहाँ पर सुनने को मिलती हैं, लेकिन उन चीजों को फेस करके ही हम आगे बढ़े हैं, उनसे पीछे नहीं भागे। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मुश्किलात से या बुरे हालात से भागना नहीं चाहिए, जो भागते हैं वो कमजोर होते हैं, उसमें रह के उनका मुकाबला करने वाले ही कामयाब लोग होते हैं। और हमें खुदाम यसु मसीह से ये चीज सीखनी चाहिए, बिल्कुल, कि खुदाम यसु मसीह ने जब हमारी निजात को मुकम्मल किया तो उसने कलवरी के मकाम तक पहुंचने के लिए तमाम दुखों का सामना किया, पथरीले रास्तों का सामना किया, कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज पहना और सलीब उठाई और अपनी जान को कुर्बान किया, फिर ही हमने निजात हासिल की है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमारे जो घर हैं, जो हमारे फैमिलीज हैं, उनकी तरजीहात जो है वो कुछ और होती हैं, और उनमें जो रिश्तेदारियां पालना, शादी ब्याह पे जाना, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। और इसके अलावा जो है बच्चों के भी रुझानात जो है वो आजकल मोबाइल, फेसबुक और ये सोशल मीडिया की तरफ रुझान रखना। आप ये चीजें यूज करें, लेकिन वक्त पर, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करें और फोकस ऑन योर स्टडी, फिर आप जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है इस मौका पर कि देखें, डॉक्टर एवलिन के वालिदैन, उनके वालिद जो हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, बेशक उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर ये बच्चे इस चीज को देखते
कि नहीं जी हमारे पास सब कुछ है, हमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, हम कोई बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, तो इस तरह जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। और वालिदैन कभी भी बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहते। ये फितरती अमल है कि वालिदैन अपने बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि कल को वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। तो हमें ये सीखना है और अपनी कौम को भी, ये हमारी कौम को ये समझने की जरूरत है कि कामयाबी का एक ही राज है, मेहनत, मेहनत और मेहनत, काम, काम और काम। बस ये दो चीजें हैं, अगर इस पर आप अमल पैरा हो गए तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं, जो हमारे मसीही नौजवान हैं और ख़ास तौर पर एक मसीही डॉक्टर होते हुए आप जिंदगी में किस तरह खुदा यीशु मसीह की गवाही देते हैं? देखें, मैं बहुत फख्र से ये बात बता रही हूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें मैं उसके तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए उसको बने हुए, और उसमें मैं पहली फीमेल क्रिश्चियन यानी कि परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ। तो ये खुदा की मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी गवाही है कि उसने मुझे इस काबिल समझा, कि उसने मुझे चुना कि मैं उसका नाम रोशन कर सकूं। और इसके अलावा जो हमारे मसीही नौजवान लड़के लड़कियां, मैं उनको सिर्फ ये कहूंगी कि देखें, ये आपका मुल्क है, दूसरे मुल्कों में आपको वो स्टेटस कभी नहीं मिलेगा जो आपको अपने मुल्क में मिलेगा। बिल्कुल। आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन ही रहेंगे और आप मेंटली तौर पे हमेशा डिवाइडेड रहेंगे। ठीक है, आप अपने मुल्क में रहें, आप वहां पर मेहनत करें। प्रॉब्लम्स आती हैं, सिर्फ हमारे साथ प्रॉब्लम्स नहीं है, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ हमसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जब आप उनके बीच में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम पर खुदा का कितना करम है, हम लोग ब्लेस्ड हैं। हमें सिर्फ मेहनत करनी, हमें और कुछ भी नहीं करना। अब मैं जो यहाँ तक पहुंची हुई हूँ, मेरे पीछे सारी दूसरी कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं उनके बीच में रह के मुकाबला कर सकूं, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हर जगह टांगे भी खींची जाती है, लेग पुलिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जब आप ठीक हैं तो आपको खुदा पे यकीन होना चाहिए और अपनी मेहनत पे। बिल्कुल। और अपने माँ बाप को हमेशा हर जगह अपने साथ रखें, क्योंकि माँ बाप कभी भी गलत गाइड नहीं करते। तो मेरा मसीही जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ काफी दफा, कि आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। आप ये ना कहें कि हमारे साथ ऐसे है, हमारे साथ वैसे, सब कुछ होता है, सबके साथ होता है, हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है, लेकिन आप उसमें रह के उसको फेस करें, पढ़ें। क्योंकि मेरे घर में हम लोग यही बात करते हैं, स्पेशली मेरी मदर, कि हम जो मसीही लोग हैं, हमारा तरक्की का एक ही तरीका है और वो ये है कि हम मेहनत करें। इसके अलावा तरक्की का देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट इज ऑलवेज, और ये बात बिल्कुल सच है। मैंने अब तक ही अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि वाकई में देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, देयर इज नो एलिवेटर फॉर सक्सेस, राइट। सो बस आप मेहनत करें और आप फोकस्ड रहें कि ये मैंने अचीव करना है, और अपने गोल्स हाई रखें। मतलब आप ये ना, आप अपने गोल्स छोटे ना रखें, आप अपने गोल्स हाई रखें। जब आप अपने गोल्स हाई रखेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे तो खुदावंद आपको लाजमी वहां तक पहुंचा देता है। और बरकत भी देता। आप छोटे गोल्स अपने रखेंगे कि अच्छा बस अब मैंने इतना पढ़ लिया, बस अब इतना काफी है, आप ऐसे ना करें। ये हमारा मुल्क है, हमें इधर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप एक दफा आके तो देखें। तो मेहनत करें आप उसके लिए, और लगन से आप मेहनत करें। ये जो सोशल मीडिया है, ये सारी चीजें, इसको अपने अच्छाई के लिए यूज करें, बुराई के लिए यूज ना करें। मैं भी इसी जनरेशन की हूं, मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, लेकिन बैलेंस आपको रखना होता है। आप अपना टाइम ज्यादा जो फजूल जो एक्टिविटीज है, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप अपना यूजफुल टाइम करें, स्पोर्ट्स करें, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत सारी एक्टिविटीज, आपको कोई हॉबी आपकी अच्छी लगती है, आप उसमें अपने फ्री टाइम में आप उसको किया करें। ये सारी बहुत अच्छी और कंस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बेरारवी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप खुदावन में रहते हैं, आप रोज बाइबल पढ़ा करें, आप रोज रोजरी पढ़ा करें, आप कभी भी नहीं भटक सकते। और मेरा ये मेरी रोजाना की रूटीन है कि मैं रोज बाइबल और मैं रोज रोजरी पढ़ती हूँ, क्योंकि उसके बिना मुझे, अगर मैं ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज नामुकम्मल है, आज का दिन मेरा अजीब सा गुजरा है।
तो ये आप खुदावन को अपनी जिंदगी में लाजमी रखें और अपने माँ बाप को लाजमी रखें, तो फिर और मेहनत करें और सिंसियरिटी से करें, सच्चे दिल से करें, फिर कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकेगी। जबरदस्त, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, Thank you. शाबाश। आप में से एक रिलीजियस जो टच है वो नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली में मैंने सुना है कि सिस्टर भी हैं, आपकी पप्पो, हाँ जी, और आपके वालिद भी, आपकी वालदा भी बहुत दुआया हैं और खुदा परस्त हैं। तो नाज़रीन देखिए ये कितनी अच्छी इन्होंने बात की है कि अगर आपकी मेहनत के साथ साथ अगर आप दुआ को अव्वलीन दर्जा देते हैं, पाक कलाम रोजाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ पाक रोजरी की इबादत, जो उन्होंने कहा कि जब तक मैं वो ना करूं तो मुझे सुकून नहीं होता। और बिल्कुल ऐसे ही है कि खुदा के साथ हमारा जितना रिश्ता मजबूत होगा, हमारी जिंदगी में तरक्की के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, और खुदा हमारे रास्तों को हमवार करता है और वो हमारी मुश्किलात को जो है वो आसानियों में तब्दील कर देता है। और इसकी मिसाल बाइबल मुकद्दस में बेशुमार शख्सियात हैं जिन्होंने खुदा उन पर तवक्कल किया और खुदा ने उनको अपनी बरकत और फजाइल से माला माल किया। तो नाज़रीन इसके साथ ही डॉक्टर एवलिन, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज हमें टाइम दिया ताकि हम आपके जरिया से जो हमारे दूसरे नौजवान बेटे और बेटियां हैं उनकी जिंदगी को तब्दील करने का, उनकी जिंदगी को एक सही रास्ते पर लाने का जो है वसीला ठहर सकें। तो खुदा आपको और ज्यादा बरकत दें, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और आप इसी तरह तरक्की करते जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इसके साथ ही आवे मारिया कैथलिक टीवी की आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि डॉक्टर एवलिन सबा की जिंदगी से और उनकी इन खूबसूरत बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत सारा हौसला मिला होगा कि हमने किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं और हमने इसकी तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहना है। फजीलत माव आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का भी ये ख्वाब है, उनकी ये सोच है कि जब तक हम अपनी सोचों को, अपनी फिक्रों को, अपने ख्यालों को तब्दील नहीं करेंगे और दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक इल्म और तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तो आए बिशप साहब के इस विजन और मिशन को आगे लेकर बढ़ें और हर खानदान में से एक आला अफसर बनाने के लिए वालिदैन कोशिश करें, मेहनत करें, तो खुदा हमें इस मुल्क में और ज्यादा सरफराजी अता करेगा। मेरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी जिंदगियों के लिए तब्दीली का बायस ठहरेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक इस पैगाम को फैलाएं ताकि हर कोई इन बातों से फायदा हासिल कर सके और जिंदगी में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।